Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Dear students, I am Muhammad Luqman Noor, your physics teacher. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के अंदर हम जो साउंड है उसकी स्पीड को कैलकुलेट नहीं करते, बल्कि यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि साउंड जो है किसी मीडियम के अंदर वो किस प्रोसेस के ज़रिए ट्रैवल कर रही होती है, किस प्रोसेस के अंडर ट्रैवल कर रही होती है. क्या वो प्रोसेस आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, या फिर आइसोकोरिक है, या कोई है. ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है v = स्क्वायर रूट ई ओवर रो. इस फॉर्मूला के अंदर ये जो e है ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जबकि रो जो है ये कॉरस्पॉन्ड कर रही है डेंसिटी को. अगर बुक की लाइन को आप देखें तो वहां पर आप लोगों को मिलेगा कि स्पीड ऑफ साउंड इन ए मीडियम डिपेंड्स अपॉन कंप्रेसिबिलिटी एंड इनर्शिया ऑफ ए मीडियम, जबकि फॉर्मूला के अंदर हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिखा हुआ है और डेंसिटी लिखा है. तो देख लेते हैं कि इनका आपस में क्या रिलेशन है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कंप्रेसिबिलिटी ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. अगर यहाँ पर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं या कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लें तो एक ही चीज़ होगी वो. जबकि अगर डेंसिटी को देखें तो डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के. यहाँ से अगर मज़ीद देखें तो डेंसिटी और मैस जो है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जबकि मैस को मज़ीद अगर हम देखें तो मैस हम कहते हैं कि ये क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया है. तो इट्स मीन कि डेंसिटी और इनर्शिया जो है ये एक दूसरे के क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए. ठीक है, तो बुक ने जो कहा बिल्कुल वो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला है. यहाँ पर हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात की है और डेंसिटी की बात की है. ठीक है, अगर इसी फार्मूला के अंदर हम देखें तो दो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, दूसरा डेंसिटी है. तो वेलोसिटी या स्पीड ऑफ साउंड जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रही है स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जबकि डेंसिटी के साथ इसका जो रिलेशन बन रहा है वो इन्वर्स बन रहा है. तो हमारे पास जो मीडियम है वो तीन टाइप के होते हैं, या तो मीडियम सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या फिर गैसेस होंगी. हम ये भी जानते हैं कि इन तीनों में से जो सॉलिड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जबकि गैसेस की डेंसिटी जो है वो कम होती है. अगर इन फैक्टर्स को हम अलग अलग देखें तो अलग अलग देखने से हमें ये लगेगा कि सॉलिड की डेंसिटी चूँकि ज़्यादा होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होनी चाहिए. लेकिन हम यहाँ पर आम रोज़मर्रा देखते हैं कि गैसेस के अंदर जो स्पीड है वो कम होती है, जबकि सॉलिड्स के अंदर स्पीड जो होती है साउंड की वो ज़्यादा होती है. उसका मतलब अलग अलग यहाँ पर इन फैक्टर्स को देखने से स्पीड का सही अंदाज़ा नहीं होगा. तो इसलिए यहाँ पर हम कहेंगे कि इन दोनों फैक्टर्स की जो रेशो है, जिस मीडियम में ये रेशो ज़्यादा होगी वहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी. जिसमें इन दोनों की जो रेशो है वो कम होगी उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो भी कम होगी. तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये जो रेशो है सॉलिड के लिए ज़्यादा होती है, उससे कम लिक्विड्स के लिए होती है, और उससे कम गैसेस के लिए होती है. तो यहाँ से फिर कंक्लूजन ये निकलता है कि सॉलिड्स के अंदर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर जो रेशो है ई ओवर रो की ये क्या होती है, ज़्यादा होती है. ठीक है, जबकि गैसेस के अंदर ये जो रेशो होती है ये कम निकलती है. तो इस वजह से सॉलिड के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होगी और गैसेस के अंदर स्पीड ऑफ साउंड कम होगी. तो इसी चीज़ को यहाँ पर मैंने लिखा कि स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच लार्जर इन सॉलिड्स देन इन गैसेस. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक चीज़ आपने याद रखनी है कि इस फॉर्मूला के अंदर जो न्यूटन्स है उसने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया था. ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के बाद उसने स्पीड ऑफ साउंड जो है उसको कैलकुलेट किया था. तो यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट काम होगा वो हमने जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको कैलकुलेट करने यूजिंग न्यूटन्स अजम्पशन. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेसिकली होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. यहाँ पर जो साउंड की बात हो रही है किसके अंदर, एयर के अंदर. तो एयर के अंदर जो साउंड है जब ट्रैवल करेगी तो वो प्रेशर वेव की शक्ल में ट्रैवल कर रही होती है. तो इस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि स्ट्रेस जो है ये किस तरह से लगेगा, ये चेंज इन प्रेशर को करस्पॉन्ड करेगा, जबकि स्ट्रेन जो है ये करस्पॉन्ड करेगी
चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रेन होगी वो बेसिकली हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, तो इस वजह से यहाँ पर हमने डेल्टा वी ओवर वी लिख दिया। उसके बाद जो साउंड है उसके बारे में हम ये भी जानते हैं कि साउंड जो वेव हैं ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की होती हैं। अगर ये लॉन्गिट्यूडनल नेचर की हैं तो इसका मतलब साउंड के अंदर कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी चीज़ को ड्रॉ किया है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक कंप्रेशन है, जबकि उससे नेक्स्ट रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन और देन रेयरफेक्शन। या स्टूडेंट्स, कंप्रेशन जब होगा तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है, जबकि जहाँ पर रेयरफेक्शन होगा तो वहाँ पर चूंकि एयर एक्सपैंड करेगी तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब यहाँ पर न्यूटन अजम्पशन ये थी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के अंदर जितना टेम्परेचर राइज होगा, रेयरफेक्शन के अंदर उतना ही टेम्परेचर कम हो जाएगा। ओवरऑल कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के अंदर टेम्परेचर जो है उसके अंदर किसी भी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यही क्या थी, न्यूटन की अजम्पशन थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स साउंड प्रोपेगेशन इज आइसोथर्मल, यानी कि साउंड के प्रोपेगेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सा होता है, प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं आइसोथर्मल। तो यहाँ पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बॉयल्स लॉ का सहारा लेंगे, क्योंकि बॉयल्स लॉ के अंदर भी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि पी वी जो है ये किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट के। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने प्रेशर जो है इसको इंक्रीज कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज करके हमने कितना इंक्रीज कर दिया, डेल्टा पी इंक्रीज कर दिया। तो न्यू प्रेशर क्या बन गया, पी प्लस डेल्टा पी। अब यहाँ पर ये जो प्रेशर चेंज किया ये स्मॉल अमाउंट में चेंज किया। ठीक है, जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम में भी चेंज आ जाएगा। तो अब न्यू जो वॉल्यूम बन गया वो V माइनस डेल्टा वी बन गया, यानी कि पहले से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अगेन इन दोनों का जब प्रोडक्ट हम लेंगे तो वो प्रोडक्ट अगेन किसके बराबर आएगा, वो पी वी के ही बराबर रहेगा, यानी कि कांस्टेंट चलेगा ये। तो हम यहां पर लिखेंगे P प्लस डेल्टा पी इंटू वी माइनस डेल्टा वी। तो यहाँ पर इनको 1 बाय 1 आप लोगों ने मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर अगर करवाएं तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आएगा पी वी। ठीक है, उसके बाद P को मल्टीप्लाई करवा दें डेल्टा वी से, तो हमारे पास आ जाएगा P डेल्टा वी। उसके बाद डेल्टा P जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो यहाँ पर हमारे पास आएगा डेल्टा P इंटू वी। उसके बाद फिर डेल्टा पी को आपने डेल्टा वी से मल्टीप्लाई करवा देना, तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा पी डेल्टा वी आ जाएगा। चूंकि यहाँ पर बेटा हमारे पास डेल्टा पी और डेल्टा वी स्मॉल इंक्रीमेंट्स थे, किसके अंदर, प्रेशर के अंदर और वॉल्यूम के अंदर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस डेल्टा पी एंड डेल्टा वी आर small increments in pressure and volume। So neglected। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये क्या थे, डेल्टा पी और डेल्टा वी स्मॉल इंक्रीमेंट्स थे, किसके अंदर, प्रेशर के अंदर और वॉल्यूम के अंदर। अब बेटा जब दो स्मॉल चीज़ों का प्रोडक्ट हम लेंगे तो प्रोडक्ट लेने से उनका जो आंसर होगा बढ़ने की बजाय पहले से मज़ीद कम हो जाता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर कह दिया कि इनका जो प्रोडक्ट होगा उसको हम यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। जब निगलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो है ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर भी देखें कि ये पी वी है और इक्वालिटी के दूसरी साइड पे भी पी वी था, तो यहाँ से ये भी कैंसिल करेंगे जब
तो हमारे पास यहाँ पर 0 और इक्वलिटी के दूसरी साइड पे आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा पी इंटू वी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला माइनस का है, तो माइनस को वाली जो टर्म है इसको दूसरी तरफ ले आए तो हमारे पास हो जाएगा पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा पी इंटू वी। तो अब यहाँ पर जो हम टर्म बनाना चाह रहे थे वो हमारे पास यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। तो उस टर्म को बनाने के लिए हमें प्रेशर को एक तरफ रखना पड़ेगा और बाकी टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ ले जाएं। तो डेल्टा पी इंटू वी ओवर डेल्टा वी। अब यहाँ पर ये जो v है इसको आप बटे में ले आए तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा p ओवर डेल्टा v और बटे में यहाँ पर हमारे पास v आ जाएगा। अब ये वाली टर्म जो है, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली टर्म हम पहले देख चुके हैं कि ये टर्म किसके इक्वल है, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर है ये किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के, लेकिन किस वक्त, जब आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने साथ में छोटा सा आई लिख दिया। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अंडर आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर होता है। और ये जो प्रेशर है ये हमने किस वक्त लेना है, 1 atm के ऊपर, यानी कि स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये। ठीक है, अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जगह पर हम अब प्रेशर पुट कर दें, ये जो इक्वेशन थी, तो बच्चे हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड का स्क्वायर रूट पी ओवर रो। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर जो है ये हमारे पास 1 atm है, तो 1 atm प्रेशर बराबर होता है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। जबकि यहाँ पर जो डेंसिटी है इसकी वैल्यू जो न्यूटन ने यूज़ की वो है 1.29 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, सॉरी पर मीटर क्यूब आएगा। यहाँ पर ये वैल्यू सब बेटा यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड आएगी 280 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो स्पीड थी ये किसने कैलकुलेट की, न्यूटन ने कैलकुलेट की, और ये हमारे पास थ्योरेटिकल स्पीड ऑफ साउंड आएगी। जबकि हमारे पास एक्सपेरिमेंटल स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बच्चे हमारे पास है 332 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर काफ़ी सारा डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है ये मैच नहीं कर रही, तो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू के अंदर एरर मौजूद है। ठीक है, अब अगर एरर मौजूद है तो ये किस वजह से आया, ये जो अजम्पशन न्यूटन ने की थी उस वजह से एरर आया, क्योंकि उसकी अजम्पशन ठीक नहीं थी, इस वजह से ही एरर आया। तो हम यहाँ पर आप कहेंगे कि जो साउंड ट्रैवल करती है किसी भी मीडियम के अंदर या एयर के अंदर जो ट्रैवल कर रही है वो आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर ट्रैवल नहीं कर रही होती है, बल्कि वो कोई और प्रोसेस होता है जिसको हम आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर जो एरर अगर आप कैलकुलेट करें तो एरर आएगा 16%, जो कि MCQ के अंदर पूछा जा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।